दोस्तों, आज के समय में इजराइल और हमास वार के कारण दुनिया दो गुटों में बटी हुई दिखाई देती है, जहां कई लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कई लोग पैलेस्टीन को। पर अधिकतर लोग ये भूल जाते हैं कि इन दोनों देशों का हमारे साथ कैसा इतिहास रहा है। आप सभी को पता होगा, जब से इजराइल देश बना है तब से सारे अरब देश धार्मिक कारणों से इसके विरुद्ध हैं और कई बार उन्होंने इजराइल देश पर हमला भी किया है, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। पर दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि एक समय ऐसा भी था जब भारतीय सेना ने इजराइल के लिए एक युद्ध लड़ा था और अगर वो युद्ध हार जाते तो शायद आज कभी इजराइल देश नहीं होता। उस समय तलवार और भालों का उपयोग करने वाली भारतीय सेना मशीन गन और आधुनिक हथियारों से लैस विरोधी सेना से युद्ध जीती थी। और ये बात कई लोगों को इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से हैं ही ऐसे कि लोगों को विश्वास ही ना हो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 63 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय सेना के एक ऐसे युद्ध के बारे में जो हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन एक ऐसा युद्ध था जिसके बिना आज के इजराइल का अस्तित्व संभव नहीं हो पाता। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय विश्व की जितनी भी सुपर पावर्स थीं वो दो गुटों में बट गई थीं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक गुट का नाम एलाइड फोर्सेस था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान और इटली थे, और दूसरा जो गुट था उसका नाम था सेंट्रल पावर्स, और उसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर थे। अब चूंकि 1914 में भारत अंग्रेजों के ही अधीन था, इसलिए हम भी एलाइड फोर्सेस का ही हिस्सा थे। अब 1914 से लेकर 1918 तक लगभग 4 साल के युद्ध के बाद भी एलाइड फोर्सेस ऑटोमन साम्राज्य को कुछ खासा नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। ऑटोमन साम्राज्य बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था। इसमें आज के टर्की, इजिप्ट, ग्रीस, हंगरी, रोमानिया और जॉर्डन आदि थे, और ब्रिटेन अभी तक इस भूभाग पर कोई भी कब्जा नहीं जमा पाया था। तो 4 साल लगातार युद्ध के कारण एक तरफ काफी नुकसान हुआ था ब्रिटेन का, वहीं दूसरी तरफ उसे परिणाम में कुछ हाथ भी नहीं लगा था। ऐसे में ब्रिटेन ने एक नई चाल सोची और उसने हाइफा को जीतना चाहा। तो इस वीडियो में हाइफा क्या है, हाइफा को जीतने से ब्रिटेन को क्या एडवांटेज मिलती और इसमें भारत की क्या भूमिका रही है, ये सब हम जानने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी कई चीजें हैं जो हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन आज हमारे पास अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ढेर सारे साधन हैं, जैसे पॉडकास्ट हैं, ऑडियो बुक्स हैं, जहां पर हम कुछ ना कुछ यूनिक चीजें सीखते हैं। और ऐसे ही कुकू एफएम पर बहुत ढेर सारी हिस्टोरिकल ऑडियो बुक्स हैं जो आपको आपके क्लास टेक्स्ट से आगे ले जाती हैं, जैसे व्हाई आई किल्ड गांधी या फिर भगत सिंह जी की व्हाई आई एम एन एथीस्ट। और हिस्टोरिकल ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और सेल्फ हेल्प बुक्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो आपकी सहायता उतनी ही करेंगी जितनी आपकी सहायता एक टीचर करता है। तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर एक बहुत ही लोकप्रिय ऑडियो बुक है, श्रीमद् भगवद गीता समस्याओं का समाधान। इस ऑडियो बुक को जरूर सुने। इसे 28 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने सुना है और अपने जीवन को श्री कृष्ण जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर संवारा है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द लिसनर्स ने इसे 5 स्टार की रेटिंग दी है। और ये है भी प्रैक्टिकल बुक। इसमें श्री कृष्ण जी की बताई हुई शिक्षाओं को दैनिक जीवन में कैसे उतारना है, कैसे अपनी समस्याओं को स्वयं से सॉल्व करना है, ये सब चीजें बताई गई हैं। इसलिए मैं भी इस बुक को 5 स्टार की रेटिंग देता हूँ। दोस्तों, कुकू एफएम का लाभ 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स लेते हैं और कुकू एफएम पर मंथली 2400 घंटों से भी ज्यादा का कंटेंट अपलोड होता रहता है। दोस्तों, कुकू एफएम पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, जो मंथली केवल 99 रुपीज में आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें। मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि हाइफा क्या है। दोस्तों, हाइफा आज के इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, और जहां ये एक तरफ भूमध्य सागर से घिरा है, वहीं दूसरी तरफ माउंट कार्मेल से। तो भूमध्य सागर पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह बन जाता है, और दूसरी तरफ माउंट कार्मेल से ये छिपा हुआ है, ढलान पर ये स्थित है, इसलिए वॉरफेयर के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग जगह है। अब यहाँ पर जर्मन, टर्की और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं का कब्जा था, जिसकी वजह से उन्हें बंदरगाह और सैन्य अड्डों की सुविधा थी। इसीलिए ब्रिटेन हाइफा को जीतना चाहता था, जिससे वो अपने सैनिकों को भी आसानी से खाना, जरूरत का सामान या फिर आर्म्स हो गई, एम्यूनेशंस हो गए, ये बहुत आसानी से पहुंचा सके। और अगर हाइफा ब्रिटेन के हाथ में आता तो वो ऑटोमन एम्पायर को साउथ में कमजोर करके मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा दबदबा बना सकता था। और ये मिशन सौंपा गया भारतीय सेना को, जो ब्रिटिश के अधीन थी। लेकिन इसमें यह भी सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं अभी तक ब्रिटेन ने भारतीय सेना का उपयोग किया था। तो आइए इसको समझते हैं।
दोस्तों ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में रिजर्व की तरह रखते थे क्योंकि वो भारतीय सैनिकों को थोड़ा कमतर समझते थे और उनका ये मानना था कि जो भारतीय सैनिक हैं वो नेतृत्व में इतने अच्छे नहीं हैं। साथ में भारतीय सैनिकों के साथ रेसिज्म भी होता था, इसलिए अंग्रेजी सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ लड़ना पसंद नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर जो केस है, ये जो सिचुएशन है, ये अनप्रेसिडेंटेड थी। 4 साल से लगातार वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। इसमें ब्रिटेन को काफी नुकसान भी हुआ था और उनके सैनिकों में कमी भी आई थी। तो ऐसे में इतनी बड़ी चीज करने के लिए उनको सपोर्ट भी चाहिए था, इसलिए भारतीय सेना को फिर उन्होंने ये मिशन को सौंपा था और इसके लिए भी उन्होंने भारतीय सेना के लांसर्स को चुना था। लांसर्स वो होते हैं जो घोड़े पर बैठकर भालों से युद्ध करते हैं और इसमें 3 रियासतों जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के लांसर्स को चुना गया था। फिर इन तीनों टुकड़ियों को मिलाकर एक 15th इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड नाम की एक सेना बनाई थी जिसका काम था हाइफा को आजाद कराना। अब ये काम इतना आसान नहीं था। पहले तो अगर संख्या की बात की जाए तो भारतीय सेना में केवल 400 लांसर्स थे और वहीं पर माउंट कार्मेल पर ही 1500 सैनिक ऑटोमन सेना के तैनात थे। और दूसरा, हाइफा पहुंचना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि किशोन नदी और माउंट कार्मेल के बीच में एक संकरा सा रास्ता था, उससे ही पहुंचना होता था और वहीं पर ढलान पर ये सैनिक तैनात रहते थे आधुनिक हथियारों से लैस होकर। लेकिन भारतीय सेना ने इस मिशन को गले से लगाया और 23 सितंबर 1918 को हाइफा में कूच कर दिया। अब जो 3 अलग अलग रियासतों की सेनाएं थी जिनकी एक टुकड़ी बनाई गई थी ब्रिगेड, उनमें से अलग अलग को अलग अलग काम सौंपा गया था। जैसे हैदराबाद लांसर्स का काम था कि जो भी युद्ध में बंदी आएंगे उनकी देखरेख की जाएगी और जो बाकी 2 बचे जोधपुर और मैसूर, इन दोनों सेनाओं को आगे भेजा गया युद्ध के लिए। अब ये जो 2 सेनाएं आगे गई थी उनमें से भी जोधपुर लांसर्स को उसी सकरे रास्ते पर रोका गया था कि वहां से वो युद्ध पर नियंत्रण कर सके और उसके बाद मैसूर लांसर्स और भी आगे गए और पूर्व और उत्तर से हाइफा पर आक्रमण कर दिए। और जिस बिजली की रफ्तार से भारतीय सेना ने आक्रमण किया, ऑटोमन की सेना संभल भी नहीं पाई और मात्र 2 घंटे चले इस युद्ध में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के साथ शुरू हुआ ऑटोमन साम्राज्य का विघटन और कई ढेर सारे ऑटोमन सैनिकों को बंदी बना लिया गया। दोस्तों हाइफा को जीते बिना विश्व युद्ध को जीतना लगभग असंभव था। इस युद्ध ने पूरे विश्व के इतिहास और राजनीति को बदल कर रख दिया। दोस्तों भारतीय सेना इस युद्ध में सफल रही, लेकिन साथ में ही कुछ वीर सैनिक वीर गति को भी प्राप्त हुए। जैसे जयपुर लांसर्स के कमांडर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत जी शहीद हुए, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया, साथ में हीरो ऑफ हाइफा का टाइटल भी दिया। इसके अलावा कप्तान अनूप सिंह और 2nd लेफ्टिनेंट सगत सिंह जी को भी मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। इस युद्ध के दौरान भारत के टोटल 8 सैनिक शहीद हुए और 38 घायल हुए थे। इस युद्ध का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के साथ दोहरा रवैया खत्म किया। उन्होंने भारतीय सैनिकों को किंग्स कमीशन में अधिकारी पद पर नियुक्त होने का अवसर और साथ में ही ब्रिटिश रॉयल एकेडमी में ट्रेनिंग का भी अवसर प्रदान किया। और ये युद्ध इजराइल के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर साल 23 सितंबर को भारत और इजराइल दोनों हाइफा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनफैक्ट तीनों रियासतों मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर की जो टुकड़ियां थी, उनसे जो 15th इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड बनी थी, वो आज भी भारत में अपनी सेवा दे रही है और 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है। दोस्तों भले इस युद्ध के बारे में भारतीय स्कूलों में न पढ़ाया जाता हो, लेकिन इजराइल में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 के बच्चों को इस युद्ध के बारे में और भारतीय वीरों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों भारत में इस युद्ध को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ नुकसान तो कहीं पर छिपा है, जिसकी वजह से वामपंथी नेताओं ने इसको हमारे सिलेबस से हटा दिया। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे भारतीय वीरों के इस कारनामे को और भारत और इजराइल के इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। आज भी इजराइल में भारतीय सैनिकों की कब्रें मौजूद हैं और जब 2017 में कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर पहली बार इजराइल में गया, नरेंद्र मोदी जी, तब वो उस जगह पर जाकर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हमारी राजधानी दिल्ली में भी 1922 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टी रसेल ने 3 मूर्ति भवन और 3 मूर्ति चौक बनाया था, जहां पर वो 3 मूर्तियां इन 3 रियासतों के सैनिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और जब 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 6 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे, तो वो यहाँ पर जाकर 3 मूर्ति चौक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। और तभी से ही इस 3 मूर्ति चौक का नाम भारतीय सरकार ने हाइफा चौक कर दिया, जो भारत और इजराइल के सदियों पुराने संबंध को दर्शाता है। अब दोस्तों हाइफा के जीतने से किस प्रकार इजराइल बना, इसको समझ लेते हैं। दरअसल हाइफा को जीतने के बाद ब्रिटेन का उस जगह पर आधिपत्य हो गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के आते आते जब अंग्रेज हर जगह को खाली कर रहे थे, स्वतंत्र कर रहे थे, और वर्ल्ड वॉर 2 में चूंकि यहूदियों के साथ, ज्यूज के साथ बहुत अत्याचार भी हुआ था, तो यहूदी अपनी जगह पर वापस आना चाहते थे, जो कि हाइफा इजराइल का रीजन है। तो जब यहूदी वापस आए और अंग्रेज वहां से गए, तो अंग्रेजों ने एक 2 नेशन थ्योरी लाई और जिससे उस जगह को पैलेस्तीन और इजराइल में बांट दिया था, जिससे इजराइल का फिर
जन्म हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर वो भारतीय सेना युद्ध हार जाती और ब्रिटेन कभी भी हाइफा को ना पा पाता तो ये टू नेशन थ्योरी ना आती और इजराइल कभी ना बनता। वो हमेशा वो जगह जो है वो ऑटोमन साम्राज्य के ही अधिपत्य में रह जाती। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि भारत की क्या भूमिका रही है इजराइल को बनाने में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और लाइक बटन पर भी जरूर क्लिक करें। और दोस्तों आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है संस्कृत भाषा सीखने का। हमारे शिक्षणम ऐप पर 2 दिसंबर से एक संस्कृत भाषा पर एक कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। अगर 2 दिसंबर से पहले उसको प्री बुक करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों इस कोर्स के बाद आप किसी भी संस्कृत ग्रंथ को, चाहे भगवद गीता हो, अष्टावक्र गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो आदि को समझ सकेंगे और उनका अर्थ निकाल सकेंगे। कोर्स को एक बहुत ही निपुण भाषा प्रवीण संस्कृताचार्य जी पढ़ा रहे हैं। 12 वर्षों का उनका अनुभव है। गुरुकुल पद्धति से ही उन्होंने भी संस्कृत सीखी है। तो आप एक बार जरूर चेकआउट करें। मैं शिक्षणम ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। साथ में दोस्तों कुकू एफएम पर भी बहुत ढेर सारी हिस्टोरिकल ऑडियो बुक्स और जैसा कि मैंने बताया था कि भगवद गीता की ऑडियो बुक जरूर सुने। वो आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में आपकी सहायता करेगी। और दोस्तों अगर आपने हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।